control structures in C++. So there are three types of control structure in C++, and all the programs process will write can only be implemented with these three control structures. तो ये तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो बोहम एंड जैकोबिनी नाम के दो प्रोग्रामर थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी प्रोग्राम, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम हम थ्री वे में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इन थ्री वेज. फर्स्ट होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है. सीक्वेंस स्ट्रक्चर मतलब ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली. पहली एक्शन एग्जीक्यूट होगी, पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन, एंड लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. दिस फ्लो इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंशियल फ्लो. नाम पे से समझ में आता है. हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++ या कंट्रोल फ्लो भी बोलते हैं इसको, कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा हो रहा है. प्रोग्राम का फ्लो कैसा हो रहा है? सीक्वेंशियली. पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई. जैसे कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे सारे के सारे कौन से थे? कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर वाले, सीक्वेंस स्ट्रक्चर वाले, सीक्वेंशियल फ्लो वाले प्रोग्राम थे. लाइक हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा था मेन फंक्शन से, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद दो वेरिएबल बन गए, a कॉमा b कॉमा से तीन वेरिएबल बन गए, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. फिर हमने बोले दो नंबर्स दे, सी आउट एंटर टू नंबर्स, तो ये मैसेज आ गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई. फिर अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हुई? दो नंबर हमने लिए, पहला नंबर a में गया, दूसरा नंबर b में गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई. उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई? कि भाई c इक्वल टू a प्लस b, दो नंबर का ऐड करो, आंसर c में रखो. उसके बाद क्या हुआ कि भाई आंसर कितना है? c है. सम इज इक्वल टू कितना है? c है. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई. उसके बाद क्या हुआ कि भाई गेट ch एंड प्रोग्राम क्लोज. So this flow is called as a sequential flow. जहाँ पर each and every statement are executed one after the another. तो flow कैसे चलेगा प्रोग्राम का? sequential flow. जैसे कि आपका टाइम टेबल रहता है कि भाई पहले फिजिक्स का क्लास है, फिर मैथ्स का क्लास है, फिर केमिस्ट्री का क्लास है, फिर डाउट क्लासेस है. ये ऐसा sequential flow आपको बता दिया गया शुरुआत में टाइम टेबल में. लेकिन कई बार क्या होता है, भाई मैथ्स वाले सर की मार पड़ गई, बीके सर की मार पड़ गई, तो उनका फोन आता है सर मेरा जमता नहीं आज. तो फिर कंट्रोल फ्लो आपका बिगड़ जाता है. पहले फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, फिर मैथ्स का नहीं होता, वापस से फिजिक्स का हो जाता है. तो ये दैट इज अ कंट्रोल फ्लो. तो ये कौन सा फ्लो है? सीक्वेंशियल फ्लो, जहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर दी अनदर. अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम लिए सिंपल वाले, कैलकुलेशन वाले, सारे के सारे प्रोग्राम ऐसे ही थे. आप देख लो, each and every statement are executed sequentially. जितने भी सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे कैसे एग्जीक्यूट होंगे? sequentially. कोई डाउट है इसमें? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर. जैसे मैंने बताया था कि बोहम एंड जैकोबिनी नाम के दो प्रोग्रामर थे, जिन्होंने बताया था कि कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम तीन स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं. पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया सीक्वेंस स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, पहला जैसे मैंने बताया सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन, और तीसरा होता है रिपीटेशन. तो सीक्वेंस यानी तो समझ में आ गया, लाइन से वन आफ्टर दी अनदर सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. दूसरा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन फ्लो. पहला होता है सीक्वेंस फ्लो, दूसरा होता है सिलेक्शन फ्लो, तीसरा होता है रिपीटेशन फ्लो. सिलेक्शन यानी क्या? जैसे कि 10th तक की आपका कौन सा फ्लो था? सीक्वेंस फ्लो. आपने फर्स्ट पास किया, फिर सेकंड पास किया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, तभी आप 10th में गए. ऐसा कोई है क्या? फर्स्ट के बाद डायरेक्टली फिफ्थ पढ़ लिया, पहले फिफ्थ पढ़ लेता हूँ, फिर सेकंड पढ़ लूंगा, फिर फोर्थ पढ़ लूंगा, फिर थर्ड पढ़ लूंगा, फिर 8 पढ़ लूंगा, फिर 6 पढ़ लूंगा, फिर 7 पढ़ लूंगा, फिर 10 पढ़ लूंगा, फिर 9 पढ़ लूंगा. जैसे आगे पीछे फ्लो हुआ क्या? नहीं. तो स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके तो आप स्टैंडर्ड 10 तक के कैसे गए? सीक्वेंशियल फ्लो. लेकिन 10th पास होने के बाद आपको कौन सा फ्लो लग गया? सिलेक्शन फ्लो. आपने डिसाइड किया, सिलेक्शन किया. क्या सिलेक्शन किया? इफ यू गेट अबव 90% आई विल ट्राई फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम. तो मैं JEE में एडमिशन ले लेता हूँ. 80% के ऊपर है मेरे को या 90% के ऊपर है तो JEE के लिए ट्राई करता हूँ. और जो कैसे तो भी पास हो गए 10th में, 60
60-70% लाके तो भाई चलो ठीक है एडमिशन ले लेते, साइंस में करेंगे, ट्राई करेंगे, एमएसटी से ही होगा। और जो कि 50% वगैरह तक आया होगा या तो आर्ट्स में एडमिशन ले लिया या फिर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, तो दैट इज अ सिलेक्शन फ्लो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो, सिलेक्ट करते हो कि इस डायरेक्शन में जाऊँ कि इस डायरेक्शन में जाऊँ, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँ, समझ रहे हो? तो दैट इज अ सिलेक्शन फ्लो। और तीसरा होता है रिपीटेशन। जैसे आपने फिर डिसाइड किया चलो भाई जेडब्ल्यू में जाते हैं, किसी ने डिसाइड किया भाई आर्ट्स वगैरह में जाते हैं, किसी ने, यानी 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो कोई साइंस में गया, कोई कॉमर्स में गया और कोई आर्ट्स में गया, तो ये फ्लो अलग अलग हो गया ना। कोई इधर से जाके इधर जाएगा कुछ प्रोग्राम इधर जाएगा, कुछ प्रोग्राम उधर जाएगा, दैट इज अ फ्लो। लेकिन यहाँ पे फ्लो कैसा हो गया, सिलेक्शन। यहाँ पे डिसाइड करना पड़ रहा है कहाँ पे जाना है। तीसरा होता है रिपीटेशन। फिर आपने चलो ठीक है एडमिशन ले लिया, मान लो कॉमर्स में ले लिया, 10th के बाद फिर आपने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा और 12th की एग्जाम दी, फेल हो गए, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से फेल हो गए, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से 12th ही पढ़ गए। बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन। क्या हो रहा है, रिपीटेशन। जब तक के 12th क्लियर नहीं करेंगे आगे एडमिशन मिलेगी नहीं। तो हर प्रोग्राम को ऐसे 3 तरह से लिखा जाता है। उसमें से हमने पहला फ्लो देखा सीक्वेंशियल फ्लो, दूसरा फ्लो है सिलेक्शन फ्लो और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स और स्ट्रक्चर आते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पहला है इफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया, इफ आई विल गेट above 90% mark, I will go for IIT, else I will take admission in commerce। ऐसा मैंने डिसाइड किया, मान लो 90% के ऊपर मिलेंगे 10th में तो I will go for IIT, otherwise I will take admission in commerce। तो ये कौन सा फ्लो हो गया, if स्टेटमेंट। तो if में भी अलग अलग होते हैं, एक होता है सिंपल if, दूसरा होता है if else, इस तरह से। So it is used to conditionally execute the block of code। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब द वे ऑफ राइटिंग दिस कोड। किस तरह से लिखेंगे, इफ लिखना है, इफ इज अ कीवर्ड, कीवर्ड मालूम है आपको, रिजर्व्ड वर्ड, जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइन होता है। ब्रैकेट में लिखना है कंडीशन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो क्या करना है, आई विल गो फॉर IIT। जो भी कुछ करना है ये करेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नहीं तो फिर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी लाइन से वो होते रहेगी इस तरह से। तो ये हो गया सिंपल इफ। ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आगे और चलते रहेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल। तो 10th वाला एग्जांपल लागू नहीं होगा यहाँ पे। मान लो ऐसा कुछ कि भाई इफ पास हो रहे हम काय में, ग्रेजुएट में पास हो रहे मान लो लड़कियों के लिए, और बोले उनके घर वालों ने बोल दिया कि अगर तुम भाई ग्रेजुएट में पास हो गए तो हम तुम्हारे को पीजी करवाएंगे, नहीं तो फिर क्या करवा देंगे, तुम्हारी शादी करवा देंगे। अभी तो आज के जमाने में ऐसा होता नहीं है, पहले ऐसा था कि भाई तुम ग्रेजुएट में पास हो गए तो तुमको पीजी में एडमिशन दिला देंगे, अदरवाइज शादी करवा देंगे। तो ये हो गया सिंपल इफ। तो अगर पास होंगे तो पीजी करेंगे, अदरवाइज शादी करवा देंगे। शादी तो करना ही है फाइनली। पास हो जाएंगे तो पीजी करेंगे, पीजी करने के बाद शादी होगी। दैट इज सिंपल इफ का स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पास हो गए तो पीजी करेंगे, पीजी करने के बाद शादी होगी। और इफ पास होंगे तो पीजी करेंगे ना, और पास ही नहीं हुए तो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगली स्टेटमेंट कौन सी है, शादी। उसकी शादी करवा दी जाएंगी, फिर बाकी जो स्टेटमेंट है आगे के एग्जीक्यूट होते रहेंगे लाइन से। उसके बाद जो जीवन है, दिनचर्या है, जो भी रूटीन है वो चलते रहेगी सारी की सारी। तो दैट इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये हो गया सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसी का दूसरा टाइप है, ये भी इसी में आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट में, इफ एल्स। कौन सा, इफ एल्स। तो इफ के साथ में क्या रहेगा, एल्स रहेगा। यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का
केस अपना, इफ देयर इज अ रेन, इफ देयर इज अ रेन, बारिश आ गई थी सुबह, तो आई विल नॉट गो टू क्लासेस, नॉट गो टू क्लासेस। ऐसा सोचा होगा किसने, बारिश आई तो मैं जाऊंगा नहीं। एल्स, एल्स क्या, फिर जाऊंगा, आई विल अटेंड द क्लासेस, आई विल अटेंड दी क्लासेस। बारिश आ गई तो नहीं जाऊंगा, नहीं आ गई तो जाऊंगा, दैट इज इफ एल्स। तो दो में से एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ना, दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी क्या, नहीं। इफ कंडीशन चेक होगी तो ये सिंटैक्स इस प्रकार है, इफ लिखना है, ब्रैकेट में कंडीशन लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो भाई आईआईटी में एडमिशन ले लिया, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की एंट्रेंस के आपने एडमिशन ले लिया, 90% से ज्यादा है तो। एल्स 90% से कम है तो फिर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो भी कुछ है। तो दो में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। भाई पढ़ा आपने, जेडब्ल्यू की एंट्रेंस दिया, लग गया आईआईटी में नंबर, आगे की पढ़ाई पढ़ रहे इधर, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये नहीं मिला 90% से ज्यादा तो फिर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे की जो भी स्टेटमेंट जो भी पढ़ाई करना है वो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। लेकिन इफ एल्स में क्या होगा, आइदर दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में एग्जीक्यूट होंगे नहीं, दोनों के दोनों एग्जीक्यूट होंगे नहीं, दो में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। समझाया क्या? जैसे इसका अगर हम फ्लो चार्ट की मदद से समझे तो फ्लो चार्ट इस तरह से होता है कि एंट्री पॉइंट यहाँ पर मान लो 10th पे जैसे आप आ गए, पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी भाई, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, साइंस में एडमिशन लूंगा। और परसेंटेज लेस देन है तो ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा, कॉमर्स में एडमिशन लूंगा। साइंस में एडमिशन लूंगा, क्या पढ़ूंगा, 11वीं पढ़ूंगा साइंस में, 12वीं पढ़ूंगा भाई। यहाँ पर भी कॉमर्स का 11th पढ़ूंगा, कॉमर्स का 12th पढ़ूंगा, और इसके बाद क्या करेंगे भाई, ग्रेजुएशन करेंगे। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन करेंगे ना, यहाँ पे कॉमर्स का ग्रेजुएशन करेंगे, यहाँ पे साइंस का, जो भी कुछ है, फिर फाइनली एंड हो जाएगा प्रोग्राम लास्ट में। तो ये हो गया इफ एल्स। एक तो आप ये डायरेक्शन में जाएंगे या तो ये डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं कि साइंस और कॉमर्स। अपने इंडिया में तो अलाउड नहीं है भाई, तो साइंस में भी एडमिशन ले लिया, कॉमर्स में भी, दो डिग्री एक साथ यहाँ पे अलाउड नहीं है, या तो साइंस पढ़ेंगे या तो कॉमर्स पढ़ेंगे। दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये दो मैंने बताए सिलेक्शन के, एक सिंपल इफ और दूसरा इफ एल्स। सिंपल इफ ज्यादा जनरली ज्यादा बार काम पड़ता नहीं है, जनरली हमें पढ़ते हैं कौन से काम, इफ एल्स वाले। तो ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं, ट्राई करते हैं इसे वन बाय वन। पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। नंबर इवन और ऑड समझता है आपको? व्हाट इज मीन बाय इवन नंबर? जो 2 से डिवाइड होता है। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट बोला इन्होंने, जो 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि वैसे चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही 1 है, और जो डिवाइड नहीं होगा वो ऑड है। तो ये यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा हमें? इफ एल्स से सॉल्व होगा ये प्रोग्राम। कैसे चलता होगा? इफ एल्स से। इफ नंबर डिवाइड हो गया 2 से पूरा पूरा, तो नंबर क्या है? इवन है, तो इवन वाले रास्ते पे जाएंगे हम। और नहीं डिवाइड हो गया तो ऑड वाले रास्ते पे जाएंगे, एल्स वाले रास्ते पे जाएंगे। समझा है क्या? आएगा लिखते प्रोग्राम कर सकते हैं ट्राई। इफ एल्स वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाओ, ठीक है। तो इफ एल्स वाला एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, दूसरा आपने कौन सा करेंगे आप, फिर वो इवन ऑड का आप ट्राई करना, ठीक है। तो एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं इफ एल्स का, पहले कनेक्ट करता हूँ इसको। नेट तो चालू है,
इफ एल्स का सिंटैक्स सभी को समझा है? लिखो मत कुछ भी, अब समझते हैं। एक प्रोग्राम करते इफ एल्स का, कभी इलेक्शन है तो आप लोग वोटिंग कर सकते हो क्या? नहीं, 18 ईयर के कंप्लीटेड नहीं हो तो हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि भाई चेक करना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो क्या कंडीशन रहेगी? इफ बोलो, इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज नॉट। तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिख दिया, तो ये एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन हमें लिखना नहीं होता है। तो हम ये जीडीबी कंपाइलर में कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंटीजर में। तो चेक करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो क्या मांगना पड़ेगा मुझे? आपसे क्या पूछना पड़ेगा? मैंने क्या पूछा? एज क्या है? क्या पूछा? एज क्या है। अगर मुझे आपकी एज मालूम है तो मैं बता सकता हूँ आप एलिजिबल फॉर वोटिंग हो कि नहीं हो, बराबर। तो एज कैसी लेंगे हम? जनरली इंटीजर में लेंगे। तो एक वेरिएबल लगेगा इंटीजर, जिसको नाम भी मैंने ऐसा दे दिया वेरिएबल का, ताकि हमें समझ में आए कि ये पर्पस क्या है इस वेरिएबल का। ये पर्पस क्या है? भाई एज बता रहा है वेरिएबल, क्या बताने वाला है? एज। यूजर को बोलेंगे बताइए आपकी एज क्या है, तो फिर वो प्रोग्राम बता पाएगा कि तुम दे सकते हो वोटिंग या फिर नहीं दे सकते हो। तो कैसे बोलेंगे कि बताइए आपकी एज क्या है? सी आउट से बताएंगे आप, सी आउट। यूजर को बोलेंगे कि बताओ आपकी एज कितनी है, यानी कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? एंटर योर एज, एंटर योर एज। तो मैसेज आएगा भाई कि बताइए आपकी एज कितनी है, एंटर योर एज। तो आप एज एंटर करेंगे, आपकी एज एंटर करने के लिए फिर सी इन, सी इन, ये इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट में जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर, सी इन के साथ जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। आप जो भी एज एंटर करेंगे वो एक्सट्रैक्ट करेगा और कौन से वेरिएबल में रखना है उसे? एज वेरिएबल में रख दी जाएगी आपकी एज। अब चेक करना है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज नॉट। तो इफ एल्स का हमने सिंटेक्स पढ़ा, इफ लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट में देना है कंडीशन। इसके लिए हमने ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ा है। कौन से ऑपरेटर पढ़े? कौन से, क्या नाम है उसका? रिलेशनल ऑपरेटर। उन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर हम जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम इफ एल्स वगैरह ना पढ़ ले, क्योंकि वो कहाँ पे काम में आते हैं? कंडीशन चेकिंग में काम में आते हैं। जो क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन में यूज होते हैं वो। तो रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। हमें चेक करना है इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर आपकी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, ये क्या रिटर्न करेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है कि आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो आप दिखा देंगे मैसेज कि ठीक है, वेलकम, आप वोट दे सकते हो। सी आउट, आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट, कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, या फिर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। आप वोटिंग कर सकते हो। ये इफ ब्लॉक हो गया हमारा। कौन सा ब्लॉक हो गया? इफ ब्लॉक। अब इफ ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक रहेगा? एल्स ब्लॉक। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मान लो फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो क्या होगा? एल्स में जाएगा वो, और क्या दिखाना पड़ेगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। वहां पे हमें लिखना पड़ेगा सी आउट, सॉरी you are not eligible for voting। ये तो जो भी कुछ लिखेंगे डबल कोटेशन में वो प्रिंट होता है। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स एल्स
ठीक है ना। तो ये इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक। ये मेन फंक्शन चालू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इफ ब्लॉक और ये एल्स ब्लॉक। समझा क्या प्रोग्राम? रन करके देखते हैं कुछ एरर होने तो नहीं। क्या एरर है, क्या गड़बड़ है? इसके बाद निकाल लो कि इफ में कहाँ पे इफ वाले से आउट, इफ वाले से आउट में क्या हो गया? हाँ ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बराबर से इंसर्शन ऑपरेटर चाहिए था। अब रन करते हैं, देखो मैसेज आ गया बराबर से एंटर यूर एज। तो आप एंटर करेंगे 17 ईयर के होगा 17, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आ गया मैसेज। तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा लिखो, मत समझ लो पहले। प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से। इंटीजर एज क्या करेगा? वेरिएबल बनेगा एक एज नाम का, इंटीजर उसका डेटा टाइप है, मतलब आप उसमें इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू, रियल नंबर नहीं रख सकते। मैसेज आया एंटर योर एज, सी आउट से आउटपुट स्टेटमेंट आएगा एंटर योर एज। एंटर योर एज मैसेज आया तो आप बैठे थोड़ी करेंगे, आप एंटर करेंगे अपनी एज। आपने एंटर किया 17, तो वो 17 किस में चले गया? एज वेरिएबल में चला गया। तो प्रोग्राम लाइन से चल रहा था यहाँ तक, तो यहाँ तक सब बराबर था। अब ये कौन सा फ्लो आ गया? सिलेक्शन फ्लो। कंडीशन चेक हो रही है, अगर तुम्हारी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि एज आपकी कम थी 18 से, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि आपकी एज क्या थी? 18 से कम थी। समझाया क्या? तो आइदर दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, दोनों के दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट कभी होंगे नहीं। अब वापस से रन करता हूं, मुझे पूछा जा रहा है एंटर योर एज, मैं एंटर करता हूं मेरी एज, मैंने एंटर किया 32, एंटर पे प्रेस किया तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैसेज आ गया यू आर एलिजिबल फॉर। समझाया क्या? लिखना है तो लिख लो, अभी दूसरा प्रोग्राम आप करके दिखाएंगे। तो ऐसे सिंपल प्रोग्राम अभी करते आना चाहिए। ये सब बेसिक वाले प्रोग्राम है, तुम्हारे को 12th में ये पूछने वाला नहीं है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। ये बेसिक प्रोग्राम है सारे, जहाँ पे हम बस कंस्ट्रक्ट सीख रहे हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद एक प्रोग्राम आपको ट्राई करना है, इनका हो गया लिखना, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है। तो आपने बताया आपको चेक करना पड़ेगा, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो आप लिखेंगे सी आउट नंबर इज इवन, एल्स सी आउट नंबर इज ऑड। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इवन है, नहीं तो फिर ऑड। चलो हो गया लिखना सभी का। चलो कौन बताएगा गिवन ऑड का प्रोग्राम कितने वेरिएबल लगेंगे? वेरिएबल एक ही लगेगा ना, नंबर आपको यूजर से मांगना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने एज मांगा और एज के हिसाब से बता दिया कि एलिजिबल है वोटिंग के लिए या फिर नहीं है, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर मांगना पड़ेगा कि नंबर दो, और उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो एक ही वेरिएबल लगने वाला है इंटीजर n,
n नाम से मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया इंटीजर n। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूँ। अब क्या बोलना पड़ेगा, एंटर योर एज की जगह पे नंबर दे तो क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, नंबर देव नहीं लिखेंगे, एंटर अ नंबर। तो वो नंबर देगा सामने वाला, उसको लेना है और रखना है, कहाँ रखेंगे, n नाम के वेरिएबल में। तो एज हटा के यहाँ पे क्या कर दूं, n। वो अगर एंटर योर बस नंबर करना था, वो वेरिएबल एज भी रहा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि n नाम से वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल का नाम एज भी रहता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूजर को दिखने वाला नहीं है, तो वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा, यूजर को आउटपुट क्या आएगा, एंटर नंबर, वो नंबर एंटर करेगा, वो चाहे n वेरिएबल में जाए चाहे एज वेरिएबल में जाए। हम वेरिएबल के नाम इसीलिए इस तरह से देते हैं कि हमें समझे प्रोग्रामर को कि वो हम क्या रख रहे हैं, उसमें एज रख रहे हैं कि कोई नंबर रख रहे हैं, नंबर रख रहे हैं इसलिए वेरिएबल का नाम n दिया, एज रख रहे थे इसलिए नाम उसका एज दिया। वहाँ पे एज भी रहते थे आप बिना कोई मॉडिफाई किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी। बताओ क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर को चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता कि नहीं। क्या करेंगे बोलो, इफ n डिवाइडेड बाय 2, यस कोई तो भी कुछ नहीं बोला, मॉड्यूलस ऑपरेटर n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो बार क्यों इज इक्वल टू, ये पढ़ा है ना हमने, इज इक्वल टू क्या करता है, इज इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कंपैरिजन, whereas सिंगल इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, n mod 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, n mod 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। वो रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नंबर एंटर किया 5, तो वो क्या होगा, 5 mod 2 इक्वल टू 0 है क्या चेक करना है। 5 mod 2 मतलब क्या, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो ये आ गया 1 इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 0 है क्या, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स में जाएगा, क्या मैसेज आएगा, नंबर इज ऑड। और ये 0 आ गया तो मैसेज क्या आना चाहिए यहाँ पे, नंबर इज इवन। सी आउट, नंबर इज इवन, नंबर इज even, नंबर इज इवन। और यहाँ पर मैसेज आना चाहिए नंबर इज ऑड, एल्स नंबर इज ऑड। सी आउट में जो मैसेज दिखाएंगे वैसे मैसेजेस प्रिंट होंगे, नंबर इज ऑड। बस प्रोग्राम खत्म हो गया, ये सेम टू सेम ऐसी प्रोग्राम था, एक नंबर यूजर से लेना था, कंडीशन बस आपको सोचना था क्या करना है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर इवन है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नंबर ऑड है। समझा है क्या, रन करके चेक करते एक बार, पहले लिखो मत, पहले चेक करते रन करके सही है कि गलत है प्रोग्राम। तो बराबर दिख रहा, मैसेज आ गया, एंटर नंबर एंटर करेंगे हम कुछ तो भी 37, तो क्या होगा 37 मॉड्यूलस 2, तो 2 18 जा 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बच गया तो फिर आंसर इज ऑड, नंबर इज ऑड। कोई भी नंबर डालो आप, ऐसा कुछ नहीं, रन करते वापस। अब इवन नंबर बोलो एक आदम, 634 634 डिवाइडेड बाय 2 मॉड्यूलस 2, यानी 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया तो नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन। समझाएंगे प्रोग्राम, लिख लो, अगला प्रोग्राम आपने ट्राई करना। अटेंडेंस किसकी बाकी है, हाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव भी डालेगा तो ये नॉट बताएगा, ये ना ये तरह गलत हो गया, आय तरह कैपिटल है, कैपिटल नहीं चलता। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है C++,
आपने आई कैपिटल लिख दिया इफ का तो प्रोग्राम रन होगा नहीं। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन C++ मैक्सिमम जितने भी कीवर्ड्स है पूरे के पूरे कीवर्ड्स तो वैसे इसके स्मॉल केस में ही है। इफ जो है वो कीवर्ड है, एल्स जो है वो कीवर्ड है, क्योंकि वो सिंटेक्स में उसको यूज कर रहा है एज इट इज, वो स्मॉल केसेस में चाहिए। और क्या हाँ या भी कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा कैसा इसका सवाल है। तो अगर आपके इफ एल्स में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो ये आप कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी हो जाएगा। तो क्योंकि समझेगा नहीं ना कहाँ से प्रोग्राम, कहाँ से वो कोड चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर सिंगल ही स्टेटमेंट है, इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट है, एल्स के बाद भी एक ही स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। रन करके देखते हैं। रन किया तो देखो मैसेज आ गया बराबर से, एंटर नंबर एंटर करते हैं 67, नंबर इज ऑफ। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स देना जरूरी है कि इफ ब्लॉक कितना है और एल्स ब्लॉक कितना है। समझाया सभी को? कोई डाउट है किसी को? हो गया लिखना सबका? तो अगला प्रोग्राम आप ट्राई करेंगे। लिखो राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक वेदर द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड और नॉट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 एंगल्स लेना है यूजर से, तो मैसेज आपको दिखाना चाहिए आउटपुट में कि भाई एंटर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यूजर 3 एंगल डाल देगा, दे देगा वैल्यूज। मान लो मैंने वैल्यू दे दिया 30, 30, 45, तो क्या आना चाहिए आंसर? ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, क्योंकि एंगल की सम कितनी होना चाहिए सबकी? 180। तो इफ के अंदर क्या चेक करना पड़ेगा? तीनों नंबरों की सम अगर 180 है तो आप प्रिंट करेंगे कि भाई नंबर ट्रायंगल इज फॉर्म, अदरवाइज आप प्रिंट करेंगे ट्रायंगल कांट बी फॉर्म। करो ट्राई। अभी ये क्वेश्चन आपको ही करना है, सबको करते आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले 2 प्रोग्राम जो हमने देखे उसी तरह से। अभी अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई बेसिक अच्छे से करो, आप घर पे प्रैक्टिस करते जाओ, प्रोग्राम रन करके देखते जाओ। ये बेसिक अच्छे से समझिएगा तो फिर आगे तकलीफ नहीं आएगी। ये कुछ भी नहीं है, एकदम ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड 6-7 में हो जाना चाहिए आपके एक्चुअली देखा जाए तो। अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया है तो आपने ये 6, 7, 8 में हो जाता है। ये C++ होगा CBSE को 7, 8 में है, यहाँ तक मेरा नॉलेज है ना। तो ये बहुत बेसिक वाले सवाल है। अभी मेन C++ पे हमने शुरू ही नहीं किया है, जहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब चीजें सीखनी है, फाइल हैंडलिंग वगैरह। वो मेन है C++ का, वो जान है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कांसेप्ट हमने शुरू किए नहीं है। अभी बिल्कुल भी छुट्टी मारना मत, ऑफ करना मत क्लासेस, नहीं तो बाद में तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी। बस परफेक्ट कहना। लेकिन अभी ये कैसा ये ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि कैसा हो ऑपरेटर की प्रायोरिटी के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी। बस परफेक्ट एकदम सही है। तो इफ एल्स लिखते आ गया तुम्हारे को, समझ गया तो बस हो गया था। ये ब्रैकेट कर रहे हैं ++C तीनों का सम करो इक्वल टू ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं तो वो चेक कर लेगा C == 180। वर्ड मास की तरफ तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तीनों का सम होगा, फिर चेक करेगा ये == 180, दोनों इक्वल है क्या, बाकी बराबर है। सही है, परफेक्ट हो गया सभी का। चलो आपने लिखा है प्रोग्राम, हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे एंटर अ नंबर की जगह लिखेंगे हम कि भाई 3 एंगल्स दो ट्रायंगल के, जो भी एंगल्स है आपको देना है, जो भी। एंटर 3 एंगल्स या वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स। एंटर वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स, ऐसा मैसेज देंगे आप। एंटर वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स। अब आप 3 एंगल्स मांग रहे हो, वेरिएबल एक ही बनाए यहाँ पे तो जमेगा नहीं ना काम। वेरिएबल कितने लगेंगे? 3।
एन हटा देता हूँ, एबीसी नाम से 3 वेरिएबल बनाता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 वेरिएबल बन गए और 3 एंगल आप मांग रहे हो, तो सी इन से 3 वैल्यूज आप ले लेंगे। सी इन में पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में जाएगी, आप जो एंटर करेंगे, और तीसरी वैल्यू सी में जाएगी। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक के? अब कंडीशन क्या चेक होंगी, तीनों का सम 180 है क्या? तो इफ के अंदर में इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है क्या, तो हम दिखाएंगे ट्रायंगल बनेगा। हाँ बताता हूँ। ऐसा करके देखते हैं ना पहले, ट्रायंगल इज फॉर्म। चेक करते, एरर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रायंगल इज फॉर्म एल्स, अगर इनकी सम 180 नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वगैरह भी दे देते हैं अच्छी तरह से, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह हम देंगे तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स देना चाहिए इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में। सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने बताया, नहीं भी दिया तो भी चलता है, तो हम दे देंगे वैसे। हाँ, तो ट्रायंगल कांट बी फॉर्म। ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म। तो देखो हमने 3 वेरिएबल लिए एबीसी, दूसरा को बोला कि 3 एंगल्स दे दो, पहला एंगल ए में लिया, दूसरा बी में, तीसरा सी में लिया, तीनों की सम 180 है क्या, तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी को भी एक ब्रैकेट में देना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ चेक करेगा सी इक्वल टू 180 है क्या, क्योंकि बॉड मास का रूल लगता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा पूरा। तो यहाँ पे सी इक्वल टू 180 चेक कर लेगा वो मेरे हिसाब से शायद से, तो इसका शायद एरर आना चाहिए। चेक करते एरर आता है, प्रॉपर्ली रन होता है। एंटर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, तो मैं डाल देता हूँ 30, 40, 50। मैसेज क्या आया, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, और एक फॉर्म वाला चेक करते हैं, तो रन करते हैं। 45, 45, 90 ट्रायंगल इज फॉर्म। चलो ठीक है, तो ब्रैकेट्स अगर नहीं दिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अगर तीनों का सम इज इक्वल टू 180 है तो ट्रायंगल बनेगा, और सम इक्वल टू 180 नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। किया है सभी ने ऐसा? किसको किसको करते आ गया था ऐसा? मैक्सिमम लोगों को जम गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करेंगे ट्राई थर्ड वाला प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट and check whether he is pass or fail.